नमस्कार आप सभी को। हिंदी संक्रांति मंच से जुड़े सभी अध्यापक साथियों और विद्यार्थियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी संक्रांति मंच पिछले वर्ष से ही आप सभी साथियों के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सामग्री बनाने के लिए प्रयासरत है। पिछले वर्ष 20 अक्टूबर 2020 को हमने प्रयास यह शुरू किया था, जो कि आज काफ़ी गति पकड़े हुए है। बहुत से विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम आपके लिए ई कंटेंट तैयार करते हैं और साथ में आपको हम उपलब्ध करवाते हैं परीक्षा आधारित उपयोगी सामग्री, ताकि आप परीक्षा की त्वरित तैयारी कर सकें और आप उसके बारे में जो चिंता मुक्त है वो हो सकें, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो सके, आप किसी प्रकार की कोई परेशानी लेकर अपने परीक्षा कक्ष में न जाएं। ये हमारा प्रयास रहता है कि हम परीक्षा से पहले आपको बेसिक्स जो हैं आपके पाठ्यक्रम के, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इस वर्ष भी हमने सेट भाग 2 की जो परीक्षा आपकी हुई है कक्षा 12वीं की, उसके अंदर आपके लिए हमने हिंदी की परीक्षा की आपको तैयारी करवाई थी, जो कि आप सभी ने उसका लाभ उठाया है, काफ़ी आपके लिए लाभान्वित रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो कक्षा 12वीं के लिए अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षा होनी है 4 अक्टूबर 2021 को, तो उसकी भी तैयारी के लिए हमने निवेदन किया था। हमारे साथी प्रवक्ता हैं अवतार शर्मा जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलावलवास, ज़िला फतेहाबाद से। तो वो आज आपकी कक्षा लेंगे, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाइएगा। और इसके साथ ही हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आज की जो कक्षा है उसके अंतर्गत एक पाठ आपका ऐसा है, द एनिमी, जो विस्तास से है। वो जो पाठ है वो थोड़ा लंबा होने के कारण और महत्वपूर्ण होने के कारण हमने उसको कल की कक्षा के लिए पेंडिंग रखा है। तो बाकी सारी जो तैयारी है वो आपकी आज की कक्षा में हो जाएगी। केवल इस पाठ के लिए आपको कल पुनः जुड़ना पड़ेगा और आपका आज का रिवीजन भी कल करवा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, आप परसों की परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आज की कक्षा को शुरू करने से पूर्व हम एक और सूचना आपको देना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो उसको ऑन अवश्य कर दें, ताकि जैसे ही कोई कक्षा का आयोजन हमारे इस चैनल के माध्यम से किया जाता है हिंदी संक्रांति मंच के द्वारा, तो उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा है कक्षा 12वीं के लिए, जो आपका अंग्रेज़ी पाठ्यक्रम है उसके ऊपर आधारित, जिसके अंतर्गत अवतार शर्मा जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सेट 2 एग्ज़ाम के लिए आपका जो सिलेबस है क्लास +2 के लिए, फ्लेमिंगो बुक से आपको रेड ट्रैप, इंडिगो एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये तीनों करना है। एक पोएम और 2 चैप्टर, और एक चैप्टर आपको करना है विस्तार से, दैट इज शुड विजार्ड हिट ममी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द रेड ट्रैप। जो विद्यार्थी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको अगर अच्छे से लर्न कर सकते हैं तो करें, तो अदरवाइज आप एक समरी प्रिपेयर करें और उस समरी में आपका जो मेन पॉइंट्स हैं कहानी के, वो सारे आपको मिलेंगे। उनको अच्छे से लर्न करें और उनको पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करें। और जो इम्पोर्टेंट मेन जो क्वेश्चन बनता है इस लेसन का, वो क्वेश्चन है हाउ रेड ट्रैप शोज द प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं। और हाउ वी कैन से दैट अ मैन कैन बी इम्प्रूव्ड एंड हिज माइंड कैन बी इम्प्रूव्ड। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनको आप अच्छे से कर सकते हैं लर्न। तो इसकी जो शॉर्ट समरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। द चैप्टर रेड ट्रैप इज अ हाईली सिंबॉलिक चैप्टर। एक हाईली सिंबॉलिक चैप्टर है ये। इसमें प्रतीकात्मकता दर्शाई गई है। इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। ये पूरा जो संसार है उसको यूं शो करता है जैसे कि वो एक रेड ट्रैप हो, चूहेदानी हो। जैसे एक लालच के बेट के कारण चूहा चूहेदानी में फंस जाता है, ऐसे ही मनुष्य एक लालच के कारण इस संसार में फंस जाता है। वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर द रैट्स एंड ऑल वर्ल्डली थिंग्स आर द बेट दैट अट्रैक्ट अस टू गेट इनटू द रैट ट्रैप। हम सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इस चैप्टर में रैट्स के साथ कंपेयर किया गया है।
और जो वर्ल्डली टेम्पटिंग थिंग्स हैं, दुनिया की संसार की चीज़ें जो हमें लालच देती हैं और हम उनमें उलझ के रह जाते हैं, उनको बेट कहा गया है। द पेडलर इज अ कॉमन मैन हु अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग रैट ट्रैप्स। जो पेडलर घुमक्कड़ व्यक्ति इसमें दिखाया गया है, वो रैट ट्रैप्स को बेचकर अपने जरूरत के लिए जो चीजें हैं वो खरीदता है। इट वॉज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। उसका जो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको ज्यादा उससे कमाई नहीं होती थी। एंड ही गॉट इन्वॉल्व इन पैटी थीविंग्स, और वो छोटी छोटी चोरियां भी साथ में करता था। वंस ही वॉज गिवन शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। उसको एक बुजुर्ग किसान ने, क्रॉफ्टर ने उसको अपने घर पे शरण दी। एंड ही स्टॉल 30 कॉर्नर्स फ्रॉम हिम। और उसने जो अपनी गाय के दूध से, मिल्क प्रोडक्ट से जो वो पैसे कमाता था, वो एक पाउच में डाल के विंडो सिल में उनको रखता था टांग के। तो वहां से उसने 3 जो नोट थे 10 कॉर्नर के, वो चुराए। ही वॉज इन्वाइटेड बाय द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री बाय अ मिस्टेकन आइडेंटिटी। उसके बाद वो एक फौजरी में जाता है, आयरन मिल में, और वहां पे उसका जो मालिक था रामजो मिल का, वो बाय मिस्टेक उसको अपना एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लेता है। और बट ही रिफ्यूज द प्रपोजल, बट अगेन एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ एडला, द डॉटर ऑफ द फैक्ट्री ऑनर। पहली बार तो मना करता है, उसको डर था कि मैंने चोरी की हुई है, मैं पकड़ा जा सकता हूँ। बट आफ्टर दैट उसकी जो बेटी है, रामजो मिल के जो मालिक है, ऑनर है, उनकी बेटी एडला आती है उनके साथ। उसके बार बार कहने पे वो उसके घर चला जाता है। द काइंड एंड जनरस बिहेवियर ऑफ द लेडी चेंज हिज हैबिट ऑफ थिविंग। चोरी करने की उसकी आदत को उस लड़की का दयालुता भरा जो व्यवहार है उसके साथ, वो उसको बदल देता है, चेंज कर देता है। एंड एट लास्ट ही assured her to be real captain as she has made him। वो वास्तव में जाते जाते अंत में उसके घर पे एक रैट ट्रैप, चूहेदानी छोड़ जाता है, और उसमें एक लेटर छोड़ जाता है, उसमें कुछ पैसे। ही लीव्स दैट 30 करोनर्स दैट ही स्टोल फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस, वो भी वहां पे छोड़ जाता है। और वहां लिख के भी जाता है कि मैं चाहता हूं कि आप ये पैसे उसको पहुंचा दें उसके एड्रेस पर। और एट द एंड ऑफ द लेटर ही राइट्स हिज नेम, कैप्टन वोन्सथेल। क्योंकि अब उसका जो स्टैंडर्ड है उसको उस लेवल तक रेज कर दिया गया है एडला के अच्छे व्यवहार के द्वारा। लव, काइंडनेस एंड कंपैशन हैज द पावर टू ब्रिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन वंस लाइफ। कि जो आपका हम प्यार दिखाते हैं किसी के प्रति, दयालुता दिखाते हैं, दया भावना दिखाते हैं, उससे क्या होता है, उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि किसी का भी जो ड्रास्टिक चेंज, किसी के अंदर बहुत बड़ा चेंज लाया जा सकता है। जैसे कि एडला के अच्छे व्यवहार ने उस रेड ट्रैपर पैडलर के व्यवहार को सुधार दिया, उसको चेंज कर दिया। अब उसने अपने आप को इस लेवल तक रेज कर लिया है जैसे कि वो कैप्टन वोन्सथेल हो। तो ये आपको एक छोटी सी हमने समरी बताई है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, और इसको आप पेपर में अगर जरूरत पड़े तो एट द प्लेस ऑफ the long answer you can attempt it and get good marks. Now we are going to the MCQs। अब हम आपको सीधा जो शॉर्ट MCQs हैं उन पे ले चलते हैं, जो आपके पेपर में आपको फेस करने हैं। तो उन MCQs में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, बिकॉज यू गेट 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप? रैट ट्रैप का ऑथर कौन है? तो वी आर जस्ट गोइंग टू द आंसर, राइट आंसर, दैट इज सेल्मा लेगरलॉफ। So this is the right answer, A। Which country does the author belong to? Author कौन सी कंट्री से belong करता है? That is Sweden। The right answer is Sweden। Then third question, where has the story been set up? स्टोरी को कहाँ सेटअप किया गया है? तो स्टोरी को सेट किया गया है माइंस ऑफ स्वीडन। कहानी को माइंस ऑफ स्वीडन में सेट किया गया, कहानी की जो सेटिंग है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर? किस ओर से रिच हैं, कौन सी चीज मिलती है वहां पे? दैट इज आयरन ओर। आयरन ओर आपको वहां मिलता है। इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड? जो कहानी है उसको किस मैनर से, किस तरीके से नरेट किया गया है? तो इट्स राइट आंसर इज सी, फिक्शन फेयरली टेल मैनर।
फिक्शन है उसमें और कहानी के मैनर से, और कुछ उसमें कहानी को जोड़कर बनाकर क्रिएट कर कहानी को आपके सामने पेश किया गया है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो कहानी का मैसेज क्या है, कहानी क्या संदेश देती है? तो कहानी संदेश देती है लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो आप प्यार से और दयालुता से किसी को भी सुधार सकते हैं। 7th क्वेश्चन, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम, ये कहानी किसके चारों तरफ घूमती है? तो इट्स राइट आंसर इज डी, अराउंड पैडलर द रैट ट्रैप सेलर, जो रैट ट्रैप बेचता है उसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है। What does the rat trap seller have to do to make his both ends meet? रेट ट्रैप सेलर को क्या करना पड़ता था अपना जीवन यापन चलाने के लिए? तो आप इसके ऑप्शंस देखें, पैडलिंग, सेलिंग, बैगिंग, थीवरी एंड बैगिंग, या फिर चोरी और भीख, दोनों काम करता था वो। तो इसका आप राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आप करेंगे डी, थीवरी एंड बैगिंग। Why does the peddler knit up various kind of thoughts? knit up होता है बुनना, जो कई प्रकार के जो विचार हैं उसके दिमाग में आते हैं उनका ताना बाना कैसे बुन लेता है वो। तो इट्स राइट आंसर इज सी, बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी। जो बंदा अकेला है दैट पर्सन इज ऑलवेज लॉस्ट इन हिज थॉट्स, तो अपने विचारों में खोया रहता है और गरीबी के कारण वो ये सारे काम कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? जो पैडलर है उसके व्यू में संसार कैसा दिखता है? तो उसको लगता है कि पूरा संसार क्या है, एक रैट ट्रैप है। तो आंसर इज डी, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज। हमें क्या चीज है जो हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स की तरफ हमें अट्रैक्ट करती है, ले जाती है? तो इट्स राइट आंसर इज डी, विशेज एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। आराम और हमारी उम्मीदें, जो विशेज हम पाल लेते हैं, वो हमें ले जाती हैं दुखों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द पैडलर हैव टू टेक शेल्टर? उसको शेल्टर क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज ऑफ हिज विशेज, बिकॉज ही वांट्स टू स्टील, बिकॉज ही वांट्स टू बी विद हिज फ्रेंड्स, बिकॉज ही हैड नो होम। तो इसका राइट आंसर बनेगा बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास घर नहीं है। हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर? पैडलर को जो शेल्टर है, आश्रय है, वो कौन ऑफर करता है? तो वो करता है एन ओल्ड क्रॉसर। डी आंसर इज राइट, हमें पता है जिसके घर पे जाता है वो पैसे चुरा लेता है वहां से। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज? किस वजह से अंत में वो अपना तौर तरीका चेंज कर लेता है? तो राइट आंसर इज डी, काइंडनेस एंड केयर। उसको दयालुता शो करती है कौन? एडला। एडला उसके ऊपर दयालुता शो करती है, तो इससे उसका जो दिल है वो चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई? इसमें जो रूपक दिखाया गया है रैट ट्रैप का, वो किस चीज की महत्वता को बताता है, किस चीज की तरफ इशारा करता है? देन द राइट आंसर इज डी, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। मनुष्य का लालच और उसका फिर अपने रास्ते से भटक जाना, राइट पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लेसन? सीरियसनेस, गंभीरता, इस चैप्टर के अंदर जो गंभीरता है वो क्या रेज करती है? तो द राइट आंसर इज डी, पैडलर्स सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जो पैडलर है उसमें कितनी सेंस ऑफ ह्यूमर है, कैसे वो चीज सामने आती है कि वो हर बात पे सोचता है। एंड द बिग आइडिया ही थॉट अपॉन, दैट इज द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। 17th क्वेश्चन, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पैडलर? क्या चीज है कि रीडर की जो सिंपैथी है वो पैडलर के प्रति शो होती है? क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट्स राइट आंसर इज डी, राइट आंसर डी, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। वो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर, जो वो उन बातों को समझता है, जजमेंट अच्छी करता है, एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस, और
बड़े भोलेपन से वो स्वीकार करता है सारी बातें। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? पैडलर को आइडिया कहां से मिला कि ये जो संसार है, ये पूरा संसार एक चूहेदानी है? तो इट्स राइट आंसर डी, फ्रॉम हिज सर्कमस्टांसेस एंड माइजरेबल लाइफ कंडीशन, कि उसकी जो कंडीशन है और जिन स्थितियों परिस्थितियों में वो अपनी जिंदगी को जीता है, यहाँ से, क्योंकि वो फंस जाता है, एक लालच में फंस जाता है, और उस वजह से फिर वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। Why was he amused by his idea of a rat trap? वो अपने जो रैट ट्रैप जो संसार को कहता है, उसके आइडिया को कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे उस चीज को डीपली थिंक अपॉन करता है उसके ऊपर? तो इट्स राइट आंसर इज, इट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वाज ह्यूमरस, कि ये स्थिति कैसी है और ये हास्यप्रद स्थिति है। Why was he amused by the idea of rat trap? क्योंकि उसको वो एक स्थिति बिल्कुल सही है, सारी दुनिया के साथ ऐसा ही होता है। वी ऑल आर चेजिंग समथिंग दैट वी विश टू हैव, और ये हास्यप्रद बात है, उसमें वो चीज हमारे साथ भी नहीं रहती फॉर लॉन्ग टाइम। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? जो क्रॉफ्टर है, ओल्ड किसान जिसके घर पे वो रहता है जाके, वो इतना फ्रेंडली क्यों है और इतना टॉकेटिव, इतनी बातें उसके साथ क्यों करता है वो? The right answer is because of his resemblance to one of his old friends. क्योंकि उसको यूं लगता है कि उसकी जैसे रिजेम्बलेंस, शायद वो मिलता जुलता है उसके किसी पुराने दोस्त के साथ, इसलिए वो उसके साथ खुल के बातें करता है। तो why did, क्वेश्चन नंबर 21, why did Adela bring the peddler to her house for Christmas cheer? क्रिसमस के त्योहार पे उस शाम को उसके साथ अपनी खुशी को साझा करने के लिए और खाना साझा करने के लिए वो उसको घर पे क्यों लेके आती है? सो इट्स राइट आंसर, बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि जैसे उसके फादर ने उसको अपना ओल्ड एक्वाइंटेंस समझ लिया था, तो उसकी रिजेम्बलेंस है कि उसको वो शायद मिलता जुलता है उसके एक फ्रेंड के साथ, तो इल्यूजन जो है उनको हो जाता है, भ्रम हो जाता है, इस वजह से वो उसको घर लेके जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डिड द पैडलर लीव द स्टोलन मनी इन अ रैट ट्रैप? वो चुराए हुए जो पैसे हैं उनको रैट ट्रैप के अंदर छोड़कर क्यों चला जाता है? जो पैडलर है, घुमक्कड़ जो व्यक्ति है जो चूहेदानियां बेचता है, क्योंकि राइट आंसर इज सी, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के डर के कारण उसको वो छोड़ के चला जाता है। देखो, इसको आप इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। यू हैव टू गो टू द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन। जैसे कि बिकॉज ऑफ हिज प्लान, नहीं, कोई योजना नहीं थी। टू डिसीव हिम देम, उनको धोखा देना, नहीं, नन, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी है। हाउ इज द पैडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला? क्रॉफ्टर को मिलकर और एडला को मिलकर वो कैसे प्रभावित होता है रैट ट्रैप बेचने वाला? क्योंकि क्रॉफ्टर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसको टबैको, पॉरेज, खाना, दलिया सब देता है, शेल्टर देता है। एडला भी क्रिसमस ईव पे उसकी सेवा करती है। तो इस तरीके से जो 23rd क्वेश्चन है आपका, उसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, हिज हार्ट वॉज चेंज्ड, कि उसके दिल में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है, प्रभावित हो जाता है उनके व्यवहार से। व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट पैडलर? पैडलर के बारे में एडला को क्या शक होता है उसका व्यवहार देखकर? The right answer will be C, his fear and appearance, कि जैसे वो दिखता है और जैसे वो व्यवहार कर रहा है, उसका डर है, उस तरीके से उसको शक होता है कि there is something wrong with the peddler. Why did peddler not reveal his true identity? पैडलर अपनी वास्तविक पहचान क्यों नहीं बताता? जब उसको by mistake he was considered the old acquaintance of the owner of the mill, तो वो अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताता? क्योंकि वो लालची है। इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी, उसको लगता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो ये मुझे कुछ नहीं देंगे, अगर इनको लगेगा कि मैं इनका फ्रेंड हूं तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। Why did the peddler feel that he had fallen into the rat trap? वो क्यों महसूस करता है कि वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है?
तो राइट आंसर विल बी डी, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड एक्शन एंड पीटीएबल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उसने काम जो किया है लालच वाला किया है, क्योंकि वो पैसे चुरा के लाया 30 करोड़, और अब उसकी स्थिति कैसी है, पीटीएबल, दयनीय स्थिति हो गई है, भागता फिर रहा है यहाँ वहां। 27th, वाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 करोड़ टू द पैडलर? क्रॉफ्टर पैडलर को 30 करोड़ क्यों शो करता है? हालांकि उसको नहीं करने चाहिए थे, ही जस्ट मेट दैट गाय। तो राइट आंसर इज डी, टू शेयर हिज फीलिंग्स ऑफ प्राइड, वो प्राइड फील करता है। एंड द सेकंड थिंग, ही वाज लोनली, he had no one there to share his feelings, that's why. But according to the options, D1 is right. Why is the peddler have to resort to begging and thievery? पैडलर को चोरी क्यों करनी पड़ती थी, और क्या बात थी, क्या मजबूरी थी उसकी कि उसको चोरी करनी पड़ती थी? सो द राइट आंसर वी शैल गो विद द सी, बिकॉज ऑफ नॉन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस, क्योंकि उसके बिजनेस में उसको नॉन प्रॉफिटेबल, उसका बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल था, उसको ज्यादा प्रॉफिट उससे नहीं होता था। हु यूज्ड टू मेक रैट ट्रैप्स? रैट ट्रैप्स कौन बनाता था? बट ऑब्वियस, द पैडलर, पैडलर बनाता था। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द मटेरियल टू मेक रैट ट्रैप्स? पैडलर को रैट ट्रैप्स बनाने के लिए मटेरियल कहां से मिलता था? कहां से मटेरियल लाता था वो? एज यू रेड इन द स्टोरी, स्टोर्स, वो जो स्टोर हाउस होते थे वहां पे उसको जो एक्स्ट्रा या यूजलेस मटेरियल था उससे उनको वायर वगैरह से बनाता था। हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पैडलर? क्रॉफ्टर पैडलर को कैसे ट्रीट करता है? जो किसान है उसके पास जब वो जाता है तो उसके साथ वो कैसा व्यवहार करता है? तो वी नो दैट इज फ्रेंडली मैनर, सी, बड़े ही दोस्ती वाले तरीके से उसके साथ व्यवहार करता है। वाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वोन से? जब पैडलर एडला के घर से जाता है तो अपने आप को उस चिट्ठी में, एक लेटर में, जहां पर एक रैट ट्रैप छोड़ के जाता है, 30 करोनर्स भी छोड़ के जाता है, तो उसमें अपने आप को कैप्टन वोन सेल अपना नाम क्यों लिखता है? एक्चुअल जो उसका अपना नेम है वो नेम वहां पे क्यों नहीं लिखता? तो इट्स राइट आंसर विल बी सी, बिकॉज ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, क्योंकि उसको उन्होंने गलती से ये समझा था और अब वो वहां पे अपना नाम वैसा ही लिख के जाता है। Why did Iron Master realize his mistake? आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक कैसे समझ आती है, कैसे वो अपनी मिस्टेक को जान पाता है? क्वेश्चन नंबर 33, वी शैल गो विद द आंसर डी, बिकॉज ऑफ अनसर्टेन रिफ्लेक्शन एंड एडला। अब उसको रीड द क्वेश्चन अगेन, व्हाई डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? उसको अपनी गलती कैसे समझ आती है? बिकॉज ऑफ अनसर्टेन रिफ्लेक्शन एंड एडला, क्योंकि उसको रिफ्लेक्शन सही नहीं, उसको मतलब उसका चेहरा वो अच्छे से नहीं पहचान सका, और दूसरी बात कि एडला ने उसको वो घर पे लेके आई, तो फिर जब उसको नहलाया गया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, शेव किया गया, उसके चेहरे को ठीक किया गया, तो पता चला। एंड एडला का नेम क्यों आया? क्योंकि एडला उसको घर पे लेकर आई थी। अगर वो घर पे उसको ना लेके आती तो शायद वो ना पहचाना जाता, उसको ऊपर अगर दया शो करके उसकी स्थिति को ठीक ना किया जाता। 34, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट? क्या बात ऐसी हुई कि अंततः उसका जो दिल है वो चेंज हो गया? तो एडलाज गुडनेस एंड केयर, एडला जो उसकी केयर करती है और अच्छाई उसके ऊपर शो करती है, उससे उसका दिल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। What was the peddler's profession and who he was? पैडलर का क्या प्रोफेशन था और वो था कौन? तो his profession was, क्या करता था वो? चोरी करता था, stealing thief। begging traveler नहीं था, none। selling traveler no। so according to the option, stealing and thief। he realized of course that at first he dared not continue on the public highway। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल चेकअप ऑफ योर माइंड, 36 क्वेश्चन नंबर। तो he realized of course that at first he dared not, हिम्मत नहीं उसकी हुई कंटिन्यू रखने की, कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे।
He dash nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. Wear, worn, wore, wearing. So the question 37th, and the right answer is C, wore. Many names. My name is Adla Wilmanson, said the young girl. So the options we are going to find. The young girl, question answer is D. The young girl said that her name was Adla Wilmanson. 39. She dashed at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. And the answer is D. She looked at him. She looked at him. Question number 40. He accepted the fur coat. वो fur coat को accept करता है. क्यों? Its right answer will be D. The fur coat was accepted by him. It is passive voice. यहाँ पे आपका टेंस चेक किया गया है फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन नंबर 39 में, और 38 में आपका नरेशन चेक किया गया है, डायरेक्ट इंडेक्स स्पीच, एंड 37th में फिर आपका टेंस वर्ब चेक किया गया है, और 36 में आपका मॉडल चेक किया गया है. तो ध्यान रखें, बी केयरफुल अबाउट इट. नाउ नेक्स्ट चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू फेस, दैट इज इंडिगो. अब हम इंडिगो की तरफ जा रहे हैं. मेन चैप्टर्स जो इंडिगो कहानी के क्या हैं. दिस चैप्टर डील्स इन डिटेल हाउ गांधी जी फ्रीड द पुअर peasants of चंपारण फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स. कि गांधी जी ने कैसे जो चंपारण के किसान थे गरीब, उनको जो क्लचेस पकड़ थी ब्रिटिश प्लांटर्स की, उनसे कैसे मुक्त करवाया. In 1916, a poor peasant named राजकुमार शुक्ला approached गांधी जी. 1916 में एक गरीब किसान शुक्ला गांधी जी के पास पहुंचता है. टू कम टू हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण, कि वो पीजेंट्स जो किसान हैं गरीब, उनकी चंपारण में आकर उनकी सहायता करें. गांधी जी वांटेड टू कलेक्ट हिम सेल्फ अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. गांधी जी उन किसानों का केस लड़ने से पहले, उनकी हेल्प करने से पहले उस केस की पूरी तरह से जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेना चाहते थे. अबाउट द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स इन द चंपारण, जो चंपारण में किसान थे उनकी जो प्लाइट है, दयनीय स्थिति है, उसके लिए वो लेना चाहते थे वहां से. तो उसके बाद यहाँ पे है और चंपारण. फॉर दिस ही फर्स्ट डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर. इसलिए वो सबसे पहले मुजफ्फरपुर जो है जाना चाहते हैं, कि सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहां जाकर वो किसानों की स्थिति की जानकारी लेंगे अच्छे से. गांधी जी फाउंड द पीजेंट ऑफ चंपारण एज शेयर क्रॉपर. वहां पे जो गांधी जी ने उनको पाया, ढूंढा कि जो पीजेंट्स हैं चंपारण में, तो कुछ शेयर क्रॉपर हैं, उनमें से ज्यादातर किसान, उनको कुछ फसल का हिस्सा वहां पे देना पड़ता है, अपनी शेयर करना पड़ता है एज अ रेंट. तो रेंट के रूप में वो उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं. 15% जमीन के ऊपर इंडिगो बोते हैं. एज पर एंशियंट एग्रीमेंट, जैसे कि पहले एग्रीमेंट किया गया था, बाय दे हैड प्लांटेड इंडिगो, उनको इंडिगो करना पड़ता था, वहां पे उगाना पड़ता था. तो उसके लिए फिर ऑन 15% ऑफ द लैंड द एंटायर क्रॉप हैड टू बी सरेंडर्ड टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट. और पूरी जो फसल है वो जो जमीन के मालिक हैं लैंडलॉर्ड, उनको सौंपनी पड़ती थी रेंट के, किराए के रूप में. बाय दिस टाइम जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब जर्मनी ने कृत्रिम जो है केमिकल से बना हुआ सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, नील बना लिया था. और अब जो इंडियन जो नील है उसकी जो बाजार में खपत है वो बंद हो गई थी. नाउ इंडिगो क्रॉपिंग वाज नॉट लॉन्गर प्रॉफिटेबल फॉर ब्रिटिश प्लांटर्स. अब ये ब्रिटिश प्लांटर्स के लिए फायदेमंद खेती बाड़ी या बिजनेस नहीं रहा. बट ब्रिटिश प्लांटर्स ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर नॉट प्लांटिंग इंडिगो ऑन द 15% ऑफ द लैंड. लेकिन जो
शेयर क्रॉपर्स हैं उन्होंने क्या किया, उनको मजबूर किया गया गरीब किसानों को कि अब उनको क्या करना था, उसके बदले में कंपनसेशन देना था ब्रिटिशर्स को कि आप जो जमीन के ऊपर इंडिगो बोते हैं उसकी अब डिमांड नहीं है, तो उसके बदले में आप क्या करेंगे, हमें कंपनसेट करेंगे। उन्होंने इसके लिए एक रिटन एग्रीमेंट बनाया और उसके ऊपर गरीब किसानों के साइन करवाए। कुछ किसानों ने साइन कर दिए डर के मारे, कुछ जो इलिटरेट थे उन्होंने अंगूठा लगा दिया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा करने से मना किया और उन्होंने अपने जो वकील हैं उनको हायर किया। गांधी जी एंड द लॉयर्स स्टार्टेड कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ द इनजस्टिस being done to the sharecropper, और जो शेयर क्रॉपर किसानों के साथ, बटाईदारों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके विरुद्ध किसानों ने और गांधी जी ने मिलकर एविडेंस अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे किए। एट लास्ट लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू पे बैक द कंपनसेशन दे हैड इलीगली कलेक्टेड। अब वो सहमत हो गए कि जितना उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठा किया था गरीब किसानों से, बट नॉट 100%। गांधी जी एग्रीड फॉर 25% ऑफ कंपनसेशन। 100% नहीं देना चाहते थे वो, लेकिन गांधी जी सिर्फ 25% पे ही एग्री हो गए। दिस स्ट्रगल ऑक्युपाइड 1 ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। गांधी जी की लाइफ का 1 साल इस स्ट्रगल में पूरा निकल गया। चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। और ये आपका 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर हाल में आपको पेपर में मिल सकता है। तो दैट इज हाउ चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी की लाइफ में चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट कैसे बना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यू हैव टू राइट दिस समरी इन दिस क्वेश्चन। ही टॉट हिज पीपल टू बी सेल्फ रिलायंट। गांधी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर होने का पाठ सिखाया, पढ़ाया लोगों को। ही टुक हिज पीपल अ स्टेप नियरर टू द इंडियन इंडिपेंडेंस। और भारतीय आजादी की तरफ उनको एक कदम आगे बढ़ाया। और वहां की जो स्थितियां थी सोशल और इकोनॉमिक और एजुकेशनल, सब स्थितियों को सुधारने के लिए गांधी जी ने यत्न किया। गरीबों को स्वस्थ है और हाइजीन, इन सब चीजों पे सिखाया गया। उनकी कुछ दवाइयां भी उनको दी गई, वहां पे पाठशाला खोली गई, लोगों की बड़े अच्छे तरीके से गांधी जी ने हेल्प की। और अब हम चलते हैं जो आपके एमसीक्यूज जो आप पेपर में फेस करने वाले हैं उनकी तरफ, उनका अध्ययन करते हैं। तो वेयर वॉज द आश्रम ऑफ गांधी जी सिचुएटेड, कहाँ था आश्रम? That was in central India. So this is the right answer. When was annual convention of the Congress Party held? कांग्रेस पार्टी की जो एनुअल कन्वेंशन है वो कब हुई थी? That was held in 1916. राजकुमार शुक्ला was, क्या थे राजकुमार शुक्ला? आप ऑप्शन पढ़िए। इलिटरेट, एजुकेशनल यंग मैन, डॉक्टर, टीचर। ही वॉज एन इलिटरेट पीजेंट, वो अनपढ़ किसान थे। वेयर वॉज एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? वेयर वॉज एनुअल कन्वेंशनल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेस? कहाँ पे हुई, किस जगह पे हुई है? मुंबई, लखनऊ, नागपुर और जयपुर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स राइट आंसर इज बी, लखनऊ। राजकुमार शुक्ला बिलोंग्ड टू, राजकुमार शुक्ला किस जगह से संबंध रखते थे? चंपारण। चंपारण के किसानों के लिए वो गांधी जी को लेने गए थे। वेयर डिड चंपारण सिचुएट? चंपारण कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण की जो सिचुएशन है उसकी लोकेशन वो कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ता है फुट हिल्स ऑफ हिमालय। इसका राइट आंसर यहाँ बनेगा फुट हिल्स ऑफ हिमालय। हु इज द राइटर ऑफ चैप्टर इंडिगो? इंडिगो जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? तो इस राइटर इज लुईस फीचर। लुईस फीचर ने लिखा है इसको। हु वर वेटिंग एट द स्टेशन विद कृपलानी? कृपलानी जो लॉयर थे उनके साथ स्टेशन पे कौन वेट कर रहा था? तो वहां पर उनके साथ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स गांधी का वेट कर रहे थे वहां पे गांधी जी का, वो कॉलेज स्टूडेंट थे। हु डिड गांधी जी इन्फॉर्म टेलीग्राफिकली? गांधी जी ने टेलीग्राफिकली किसको इन्फॉर्म किया कि वो आ रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका बनता है। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया प्रोफेसर कृपलानी को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बनेगा, प्रोफेसर कृपलानी। वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट? सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ जाने का सोचा, कहाँ से वो जानकारी लेकर आएंगे? मुजफ्फरपुर।
उन्होंने कहा कि पहले हम मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और वहां से पूरी जानकारी किसानों के केस की हासिल करेंगे और फिर आगे जाके हम केस की पैरवी करेंगे। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू स्टे इन द होम ऑफ मलकानी? मलकानी के घर में ही क्यों गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो रुकेंगे? तो इसका आंसर बनेगा डी, टू ऑब्टेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पूरी केस की जानकारी लेने के लिए उन्होंने सोचा था कि वो मलकानी के घर पे रुकेंगे। विच न्यूज गांधी जी स्प्रेड क्विकली? कौन सी खबर थी जो गांधी जी के बारे में फैल गई? अबाउट गांधी जी। और हिज अराइवल इन बिहार, कि वो बिहार में आ गए हैं। द नेचर ऑफ हिज मिशन, कि उनका मिशन कैसा है, कौन सा काम है और कैसे करते हैं, उनका तरीका कैसा है। तो इसमें दोनों ही हैं, इसका बी एंड आंसर इसका ऑप्शन सी, ए एंड बी। फ्रॉम वेयर डिड द शेयर क्रॉपर कम टू सी गांधी जी? कहाँ से आए थे गांधी जी को देखने शेयर क्रॉपर? 13th क्वेश्चन, बट ऑब्वियस दे केम फ्रॉम चंपारण, वो चंपारण से आए थे। अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट वाज रियल रिलीफ फॉर द शेयर क्रॉपर? शेयर क्रॉपर के लिए रियल रिलीफ क्या था, वास्तविक आराम वाली बात क्या थी? कि अब उनको आजादी मिल गई थी, फ्रीडम फॉर फियर, डर से आजादी। उनको अब डर से आजादी मिल गई थी, ये सबसे बड़ी बात थी। हु ऑन्ड लार्ज स्टेट इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो स्टेट है, जमीन है, वो किसके पास थी? द इंग्लिश मैन, अंग्रेजों के पास। हु वर्कड एट द स्टेट? उस स्टेट पे कौन काम करता था? तो भारत के जो टेनेंट किसान थे, इंडियन टेनेंट, ठीक है, जो उसको ठेके या किराए पे लेते थे, वो इसके ऊपर काम करते थे। व्हाट वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण? चंपारण में सबसे ज्यादा पैसे देने वाली कौन सी क्रॉप थी? तो दैट इज इंडिगो। इट्स नॉट इंडिया, इंडिगो, इंडिगो आएगा यहाँ पे। हाउ मच ऑफ लैंड वॉज प्लांटेड विद द कमर्शियल क्रॉप? कमर्शियल क्रॉप के साथ कितनी जमीन के ऊपर उसको बोया जाता था? तो दैट इज 15%, 15% जमीन के ऊपर उसको बोया जाता था। What do you mean by arable land? अरेबल लैंड कौन सी होती है? अरेबल होता है उपजाऊ भूमि, जिसके ऊपर फसल बोई जा सके। तो लैंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो जमीन फसलें उगाने के लिए उचित होती है उसको अरेबल लैंड बोलते हैं। वेयर डिड गांधी जी गो फ्रॉम तिरुत? तिरुत से गांधी जी कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 20, वहां से वो गए मोतिहारी, टू मोतिहारी, ऑप्शन ए। हु accompanied गांधी जी फ्रॉम तिरुत टू मोतिहारी? तिरुत से मोतिहारी जब गांधी जी गए तो गांधी जी का साथ किसने दिया? तो गांधी के साथ बहुत सारे लॉयर गए थे। तो दैट राइट आंसर इज सी, सेवरल लॉयर्स। व्हाट हैड हर्ड द पीजेंट्स अबाउट गांधी? गांधी जी के बारे में किसानों ने क्या सुन रखा था? तो ही वांटेड टू हेल्प यू, वो तुम्हारी सहायता करना चाहता है। ही वॉज इन ट्रबल विद अथॉरिटी, और अथॉरिटी के साथ उसने तुम्हारे लिए जो है उनके अगेंस्ट हो गई अथॉरिटी, उनके विरुद्ध वो जा रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट डिड द मैजिस्ट्रेट अनाउंस? मैजिस्ट्रेट ने क्या अनाउंस किया? 23rd नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hours, कि उनकी जो सजा है गांधी जी की उस केस में, उसको 2 घंटे के बाद सुनाया जाएगा। तो दिस राइट आंसर इज राइट ओनली अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड गांधी जी रिफ्यूज टू डू? गांधी जी ने क्या करने से मना कर दिया? टू फर्निश बेल, टू गो टू जेल, टू लीव द टाउन, ऑल द अबव। गांधी जी ने क्या करने से मना किया? 24th क्वेश्चन। तो इसका जो आपका आंसर है, बेल लेने से मना कर दिया था गांधी जी ने, कि मैं जमानत नहीं लूंगा, आप मुझ पे केस चलाइए। तो ये एक बड़ी करेजियस बात थी गांधी जी ने। हाउ मच ऑफ द मनी डिड गांधी जी डिमांड विच दे हैड इलीगली एक्सर्टेड? गैर कानूनी तरीके से हेंटना, जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसा गरीब किसानों से हेंट लिया था, तो गांधी जी कितना चाहते थे कि वापस कर दिया जाए? तो हाउ मच मनी, कितना पैसा गांधी जी चाहते थे? 50%, लेकिन एग्रीमेंट बाद में हुआ 25% से। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे 50% डिमांड किया गया था। हाउ मच डिड ब्रिटिशर्स ऑफर टू रिफंड? ब्रिटिशर्स ने कितना ऑफर किया रिफंड करने के लिए? दैट वाज 25%, फिर 25%। हु
had joined गांधी जी as disciples। गांधी जी को अपना गुरु मान लिया और उनके शिष्यों के रूप में कौन थे जिन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया था? तो इसमें फर्स्ट है आपके पास महादेव देसाई एंड सेकंड नरहरि पारिख। तो इन दोनों ने ही कर लिया था। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी। राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, ध्यान रखें आप। हु वॉज गांधी जी यंगेस्ट सन? गांधी के यंगेस्ट छोटे बेटे का नाम क्या था? दैट वॉज देवदास। हिज नेम वॉज देवदास। विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन वॉज ओपन इन द विलेज? गांव के अंदर किस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो खोले गए थे? आश्रम, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल। क्या खोला गया था इसमें से? तो 29th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और इसमें प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, इनिशियल स्टेज पे बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश की थी। तो इसका सी ऑप्शन आएगा। What was given to one who showed a coated tongue? जिसकी कोटेड टंग होती थी, जीभ के ऊपर जमी होती थी चीजें, तो उसके ऊपर एक लेयर बनी होती थी जीभ पे, तो उनको क्या दिया जाता था? 30th क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसका आंसर। उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था ताकि उसकी जो जुबान है, जीभ है, टंग है, वो क्लीन हो जाए, कैस्टर ऑयल। What was given to one with malaria fever? अगर किसी को मलेरिया फीवर होता था तब गांधी जी ने उनके लिए किस चीज का इंतजाम किया? तो उसके लिए गांधी जी ने उनको अरेंज किया क्विनीन एंड कैस्टर ऑयल। ये दो चीजें उनको दी जाती थी, क्विनीन एंड कैस्टर ऑयल। What was given to one with skin eruption? जिसको स्किन प्रॉब्लम होती थी उसको कौन सी दवाई दी जाती थी? तो उसको देते थे, डी ऑप्शन है, सल्फर ऑइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल। ये उनको बेसिक जो मेडिसिन है गांधी जी ने अरेंज की थी उनके लिए। What did गांधी जी do for the sick villagers? जो विलेजर्स बीमार थे उनके लिए गांधी जी ने क्या किया? उनके लिए गांधी जी ने डॉक्टर को अरेंज किया। He got for them a doctor। उनके लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर का अरेंजमेंट किया। What did the magistrate say when the court reconvened? मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा? He acquitted गांधी जी for all the charges। जब दोबारा से कोर्ट लगाया गया 2 घंटे के बाद, तो गांधी जी के बारे में मैजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके लिए आएगा दैट इज डी। डी राइट ऑप्शन है। ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। उन्होंने कहा कि अब वो जो जजमेंट है उसको कई दिनों तक नहीं सुनाने वाले हैं, केस विल लिंगर ऑन। एंड द 35th क्वेश्चन, हाउ वाज गांधी जी बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑफिशियल्स? वहां पे जो सरकारी अफसर थे अंग्रेजों के, उनके प्रति गांधी जी का कैसा व्यवहार था? तो उनके प्रति गांधी जी का व्यवहार कोऑपरेटिव, उनका सहयोग भी किया, पोलाइट भी रहे गांधी जी, फ्रेंडली भी रहे। तो इसका आंसर है आपका डी, ऑल दी अबव। ये इसका आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये आपका सेकंड चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं शुड विजार्ड हिट ममी। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ लेके चलते हैं आपको, शुड विजार्ड हिट ममी। अगर आप ये जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं इनको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो देन देयर इज नो नीड टू गेट वरीड। आप इजीली जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एज वेल। आप बड़े रुचिकर तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको स्टोरी बताई जा रही है यहाँ पे। एक छोटी सी लड़की है और उसके फादर उसको कहानी सुनाते हैं। जो 2 साल की थी जब उसको कहानी सुनाया शुरू करते थे नैप्स के लिए, जो वो सो जाएगी, उसको कहानी सुनाते सुनाते उसके फादर सुनाते थे और वो धीरे धीरे सो जाती थी। और बेसिक टेल उनकी होती थी रोजर, एक क्रिएचर, इमेजिनेटिव क्रिएचर वो लेते थे और उसके साथ हर रोज एक नई कहानी बनाते थे। नाउ जो इज ग्रोइंग अप, बड़ी हो रही है वो, अब उसकी जो टेंडेंसी है दैट इज डिफरेंट नाउ फ्रॉम दैट अ लिटिल किड। छोटे बच्चे से अलग उसकी प्रवृत्ति है। अब वो क्वेश्चन भी पूछती है, बीच बीच में सवाल करती है अपने फादर को। तो यहाँ पे जो एक मेन जो इम्पोर्टेंट आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है वो है कि व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। इसमें मॉरल इशू कौन सा है? तो बच्चों को सवाल नहीं पूछने चाहिए। शुड द चिल्ड्रन नॉट आस्क द क्वेश्चन? आर द पेरेंट्स ऑलवेज राइट वट एवर दे से?
इस तरह की बातें इसके अंदर आती हैं. So let's go to read the summary. The story Should Wizard Hit Mummy is written by John Updike. इस कहानी को जॉन अपटिक ने लिखा है. Here the writer wants to convey two messages. यहाँ पे राइटर दो मैसेज आपको कन्वे करना चाहता है, देना चाहता है. फर्स्ट मैसेज इज वेदर पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट. पहला मैसेज ये है कि क्या पेरेंट्स जो कहते हैं हमेशा वो ठीक होते हैं. सेकंड इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्टोरी टोल्ड बाय पेरेंट्स ऑन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड. दूसरा क्या है कि बच्चे के दिमाग पे उस कहानी का क्या असर होगा जो उसके पेरेंट्स ने उसको सुनाई है. Children love to hear stories from their parents or grandparents at bedtime. जब सोने का समय होता है तो बच्चे अपने माँ बाप से या दादा दादी से कहानियां सुनना पसंद करते हैं. Mostly such stories do not have any logic behind them. इन कहानियों के पीछे कोई तर्क नहीं होता है. Children take them literally true. लेकिन बच्चे उनको सच मान लेते हैं because they are children. They are soft minded. But when the child grows up, लेकिन जब बड़ा हो जाता है बच्चा, he begins to ask questions. वो सवाल पूछने शुरू कर देता है. He wants to know why and how certain things happen. वो जानना चाहता है कि ये चीजें कैसे होती हैं. Parents want the child to accept it as true whatever is told to him. और माँ बाप चाहते हैं कि उसको जो भी बताया गया है बच्चा उसको स्वीकार करे और इसको सच मान के चुप रहे. Here in story, a little girl named Jo. यहाँ कहानी में एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम जो है. Interrupts her father. कहानी जब उसके पिता उसको सुनाते हैं तो बीच बीच में उनको रोकती है, टोकती है, सवाल पूछती है. A number of times, कई बार सवाल पूछती है. She raises questions. वो सवाल उठाती है. Whenever she feels that the story is wrong. जब उसको लगता है कि कहानी गलत है, ऐसा नहीं होता. Then she asks many questions. Father does not know whether to accept the child's version or stick to his own. अब उसके फादर हैं लड़की के जैक, वो भी प्रॉब्लम में हैं इस बात को लेकर कि क्या इसने जो वर्जन दिया है, जो इसने जो ट्रांसलेशन या व्यू दिया है उसको मान लिया जाए जो के व्यू को, जहाँ वो खुद अपने पे अडिग रहे. क्योंकि बच्चा सवाल पूछता है, then it is the duty of the parents as well grandparents and the people in the surrounding to make them realize the actual things, actual situations. तो पेरेंट्स जब उनको अच्छी सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन समझाएंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे. तो नाउ जैक इज इन अ फिक्स्ड सिचुएशन. दिस स्टोरी रेजेस मोर इशू एंड राइटर लीव्स इट टू द रीडर्स टू रिजॉल्व इट. ये कहानी बहुत सारे इशू छोड़ती है और जो राइटर है हमें वो रीडर्स को छोड़ देता है इसी बात पे कि आप इसको डिसाइड करें कि इसमें क्या होना चाहिए. तो इसके अंदर रोजर स्कंक की कहानी सुनाई जाती है. रोजर स्कंक omits foul smell. His friends do not like him. They do not like to play with him. They run away when he goes to play with them. जब उनके साथ खेलने जाता है तो वो भाग जाते हैं उसको छोड़कर. Then वो एक सलाह लेता है किसी की कि मुझे ये जो फाउल स्मेल है इससे छुटकारा पाना है. Then someone suggests him to go to an wise owl. बूढ़े उल्लू के पास जाने के लिए उसको कहा जाता है. तो उल्लू उसको सजेस्ट करता है कि वो विजार्ड के पास जाएगा. विजार्ड चेंजेस हिज फाउल स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेस. वो उसकी फाउल स्मेल को स्मेल ऑफ रोजेस में चेंज कर देते हैं और उसके बाद उसकी जो रोजर स्कंक की मम्मी है उसको ये स्मेल अच्छी नहीं लगती. शी गोज बैक एंड हिट द विजार्ड विद अम्ब्रेला. वो अम्ब्रेला से उसको मारती है. तो जब कहानी यहाँ पहुंचती है तो जो सवाल पूछती है कि विजार्ड वाज एन इनोसेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो उसको क्यों मारा उसने. तो अब क्या विजार्ड को बराबर नहीं मारना चाहिए था मम्मी को. तो यहाँ इसीलिए दैट इज द टाइटल, शुड विजार्ड हिट मम्मी. क्या उसको मारना चाहिए अब, इज इट राइट और रॉन्ग. तो यही क्वेश्चन है. So that it is up to the readers. Okay, going straightforwardly to the MCQs. Who is the writer of the story Should Wizard Hit Mummy? इसका राइटर कौन है? We just read John Updike is right. What is the name of the father in the story? Story में father का क्या नाम है? Jack. B option आएगा इसका, Jack. Right option for this is Jack. B. What was the age of the girl when custom of telling stories began?
क्या उम्र थी लड़की की जब ये रिवाज शुरू होता है? दैट वाज शी वाज 2 years, उसकी 2 साल उम्र थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्मॉल क्रिएचर रोजर इन द स्टोरी? रोजर जो है उसका स्टोरी में क्या नाम था? रोजर स्क्वेरल, रोजर फिश, रोजर चिपमंक और ऑल दी अबव, यहाँ सारे ही उसके नाम रखे गए। तो कहानी में उसके फादर सभी नेम यूज करते थे, लेकिन जो बेसिक नेम है वो रोजर होता था। वेयर वुड रोजर गो फॉर गेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्व? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोजर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? आप स्टोरी के अकॉर्डिंग देखें तो वो एक बूढ़े उल्लू के पास जाता है, टू अ वाइज ओल्ड ऑल, उसके पास जाता है। वेयर डज द ऑल सेंड रोजर हैविंग प्रॉब्लम? वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर रोजर को उल्लू कहाँ डायरेक्ट करता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए? तो ही सेंड्स टू द विजार्ड, जादूगर, उसको विजार्ड के पास भेजता है, जादूगर के पास भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द विजार्ड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रोजर? विजार्ड रोजर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? जादू से सॉल्व करता है, बाय मैजिक स्पेल, जादू, मैजिक स्पेल, जादू। हाउ मैनी पेनीज डज द विजार्ड डिमांड? विजार्ड कितनी पेनीज डिमांड करता है? हमें पता है, कहानी में बताया गया, इफ यू हैव रेड द स्टोरी केयरफुली, उतनी पेनीज मांगता था वो जितनी व्यक्ति के पास नहीं होती थी, जो अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता था। तो मोर देन व्हाट ही हैज, जितनी थी उससे ज्यादा, जितनी उसके पास रोजर के पास थी उससे ज्यादा मांगता है। फ्रॉम वेयर कुड द एक्स्ट्रा पेनीज बी फाउंड? एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ से अरेंज की जा सकती थी? तो राइट आंसर इज बी, फ्रॉम द प्लेस डायरेक्टेड बाय विजार्ड। विजार्ड बता भी देता था कि आप वहां जाइए, वहां से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, लेकर फिर मेरे पास आइए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जोज ब्रदर? जो के ब्रदर का क्या नाम था? एज वी रेड इन द स्टोरी, इट्स नेम वाज बॉबी। विच एनिमल स्टोरी डज जो वांट टू हियर टुडे? आज जो कहानी में अपने पापा से, जैक से, किस जानवर की कहानी सुनना चाहती है? जो कहानी वो रोज सुनती है उसमें किसकी कहानी सुनना चाहती है? टुडे इज दैट इज ऑफ रोजर स्कंक। आज कहानी में रोजर स्कंक है। फ्रॉम वेयर हैड शी हर्ड अबाउट द स्कंक? जो ने स्कंक के बारे में कहां से सुना था? और उसने ये बातें अपने नर्सरी स्कूल में सुनी थी। न्यू क्वेश्चन है, बी रेडी फॉर दिस। हर नर्सरी स्कूल की किसी किताब में या टीचर से सुना होगा उसने। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक? रोजर स्कंक की क्या प्रॉब्लम थी? स्मेल, उसकी फाउल स्मेल उसकी प्रॉब्लम थी। तो हिज स्मेल। हाउ डज रोजर स्कंक स्मेल? रोजर स्कंक में से कैसी स्मेल आती है? बैड, बैड स्मेल आती है इसमें से। हमने स्टोरी में भी इसको ऐसे ही स्टडी किया है। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ अदर एनिमल्स विद रोजर स्कंक? रोजर स्कंक के साथ दूसरे जानवर कैसा व्यवहार करते थे? तो इसका फर्स्ट आप ऑप्शन देखें, दे प्लेड विद हिम, वो उसके साथ खेलते थे। दे रैन अवे, दूर भाग जाते थे। दे डिड नथिंग, कुछ नहीं करते थे। बीट हिम, उसको मारते थे, तो वो उससे दूर भाग जाते थे। तो दिस इज द राइट आंसर, बी, दे रैन अवे। वेयर डज द एनर्मस वाइज ओल्ड ऑल लिव? ये जो बड़ा बुद्धिमान उल्लू है, ये कहाँ रहता था? और ये एक वृक्ष पे रहता था, ऑन अ ट्री। What is the meaning of the word crick in the story? स्टोरी में एक वर्ड आता है क्रिक, उसका क्या मीनिंग है? तो उसका मीनिंग है लिटिल रिवर, छोटी सी नदी। तो इसका मीनिंग है छोटी सी नदी। वेयर वॉज द विजार्ड हाउस सिचुएटेड? विजार्ड का घर कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 19। विजार्ड का घर किस जगह पे था? जंगल में था, इन द वुड, जंगल में रहता था वो। व्हाट वॉज द कलर ऑफ द विजार्ड हाउस? कैसा घर था? एज वी रेड इन द स्टोरी, दैट इज व्हाइट, उसका घर व्हाइट रंग का था। ऑप्शन सी। व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द विजार्ड? विजार्ड की अपीयरेंस कैसी थी? कैसा दिखता था वो देखने में? तो यहाँ पे देखो, हैविंग लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, लंबी सफेद दाढ़ी थी उसकी। हैविंग पॉइंटेड ब्लू हैट, एक तीखी नीले रंग की टोपी पहनता था वो। तो बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, सी आंसर इसका आएगा। विच स्मेल डज रोजर स्कंक वांट टू हैव? रोजर स्कंक कौन सी स्मेल चाहते थे? तो वो चाहता था रोजेस की स्मेल, गुलाबों की खुशबू चाहता था। हाउ मैनी पेनीज डिड द विजार्ड डिमांड?
जो विजार्ड है वो कितने पैसे जो है वो डिमांड करता है? शुरू में वो मांगता है 7 पैसे डिमांड करता है, और रोजर के पास नहीं थे, फिर इसको जगह बताता है और फिर वहां से वो अरेंज करके आता है। हाउ मैनी पेनीज डिड रोजर स्कंक हैव विद हिम? रोजर के पास कितनी पेनीज थी? 4। उसके पास 4 पेनीज थी। इट्स राइट आंसर इज ए। वेयर वाज स्कंक सेंट बाय द विजार्ड टू गेट द शॉर्ट पेनीज? जो पेनीज कम थी वो लेने के लिए विजार्ड ने रोजर को कहां भेजा? 25th आपका जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एक कुएं के पास भेजता है उसको, टू अ मैजिक वेल, एक जादू वाला कुआं है उसके पास भेजता है। तो हाउ मैनी पेनीज डिड रोजर स्कंक गेट फ्रॉम द मैजिक वेल? कितनी पेनीज उनको उस कुएं से मिलती हैं, जादू वाले कुएं से? तो वहां से जितनी शॉर्ट थी 3 पेनीज, बी आंसर आएगा इसका। हाउ डिड द विजार्ड चेंज द स्मेल ऑफ स्कंक? विजार्ड स्कंक की जो स्मेल है उसको कैसे चेंज करता है? तो यहाँ पे आएगा विद द हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड, बाय रिसाइटिंग स्पेल, जादू बोलकर, जादू की छड़ी से, दोनों से करता है। सी आंसर इसका राइट है, बोथ ए एंड बी। व्हाट वाज स्कंक ममीज रिएक्शन ऑन चेंजिंग द स्मेल? जब स्मेल चेंज हो जाती है तो स्कंक की जो मम्मी है उसका क्या रिएक्शन था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी जब उसकी स्मेल चेंज हो जाती है? तो गुस्से हो गई थी, हमें पता है शी वॉज अनॉयड, वो गुस्से हो गई थी कि ये किसने किया तुम्हारी स्मेल को चेंज। और व्हाट डिड शी टेक वे विद हर टू मीट द विजार्ड? जो विजार्ड को मिलने गई तो अपने साथ वो क्या लेकर गई? तो आपने कहानी में पढ़ा है, अपने साथ वो छाता लेकर जाती है, एन अम्ब्रेला। इसका आंसर सी राइट है। वेयर डिड शी हिट द अम्ब्रेला टू द विजार्ड? कहाँ मारती है वो उसको, अम्ब्रेला से विजार्ड को कहाँ मारती है? तो यहाँ पे है उसके सिर पे मारती है, हमने पढ़ा है कहानी में, ओवर हिज हेड। व्हाट वाज द विजार्ड्स रिएक्शन ऑन हिटिंग द अम्ब्रेला ओवर हिज हेड? विजार्ड का क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्ट करता है वो आगे से? क्या करना था? ही वाज हेल्पलेस, तो वो चेंज कर देता है उसकी स्मेल को, सहमत हो जाता है, एग्री टू चेंज द स्मेल बैक, वापिस उसकी स्मेल को चेंज कर देता है। अकॉर्डिंग टू जो स्कंक मम्मी वॉज, जो के अकॉर्डिंग, जो लड़की कहानी सुन रही है, स्कंक की मम्मी क्या थी? गुड थी? नहीं। नॉर्मल थी? नहीं। स्टूपिड? यस, मूर्ख थी वो, अकॉर्डिंग टू जो, कि बेवकूफ थी वो। अकॉर्डिंग टू जो, व्हाट शुड द विजार्ड डू विद स्कंक मम्मी? विजार्ड को स्कंक की मम्मी के साथ क्या करना चाहिए था? जो के अकॉर्डिंग, जो क्या चाहती है, उसको था कि उसको भी उसको मारना चाहिए था, चाइल्ड साइकोलॉजी शी इज शोइंग, तो हिट द मम्मी। What was the name of Jack's wife? जैक की पत्नी का क्या नाम था? As we heard in the story, that is Claire. जैक की जो वाइफ है, सॉरी, जैक की जो वाइफ है, पत्नी है, जो की मम्मी है, बॉबी और जो की मम्मी है, और जैक की पत्नी है, उसका नाम क्लेयर। तो ये आपका लेसन था, शुड विजार्ड हिट मम्मी। अब हम सीधा जा रहे हैं, हमारी एक पोएम है, थिंक ऑफ ब्यूटी। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, straightforwardly we are moving to a point, think of beauty. A think of beauty. Main point of the story, poem. Name of the poet is John Keats. Main points of the poem. And अगर आप ये points learn कर लेते हैं और आपको बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ता है या शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो इन्हीं के बेस पे आपको वो शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। यू जस्ट रिमेंबर द मेन पॉइंट्स एंड थीम ऑफ द स्टोरी एंड सम थिंग ऑफ ब्यूटी ऑन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट बिकम काज ऑफ आवर सफरिंग। ये सारे मेन पॉइंट्स हम आपको शो कर रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम, द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ नेचर आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड मेक आवर लाइफ स्वीट। कि जो सुंदर चीजें होती हैं प्रकृति के अंदर, परमानेंट जो रहती हैं, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान, ये सब चीजें, एयर, वाटर, सोर्स ऑफ जॉय एंड मेक आवर लाइफ स्वीट, ये आनंद का माध्यम है और हमारी जिंदगी को ये स्वीट करते हैं, मधुर बनाते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, कि जो सुंदर चीज होती है वो सदा के लिए आनंददायक होती है। इट डज नॉट पास इनटू नथिंगनेस,
ये कभी शून्य में नहीं जाती, बट इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट गिव्स अस साउंड स्लीप एंड गुड हेल्थ। सुंदर चीजों से, उनके प्रभाव से हमें अच्छी नींद आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशाओं से भरा हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट, हर व्यक्ति उदास है, एंड डर्थ ऑफ ह्यूमन नोबल पीपल, लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वो जमीन के ऊपर हमें नजर आती हैं, हम देखते हैं। और दीज मेक आवर लाइफ ग्लूमी एंड सैड, और ये जो चीजें हैं, जो हमारी ह्यूमन डर्थ है, मनुष्य की कमियां, निराशा है, ये हमारी जिंदगी को उदासी से और निराशा से भर देती हैं। बट थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द पाल एंड सैडनेस फ्रॉम आर स्पिरिट, लेकिन हमारी भाव से, फीलिंग से, आत्मा से जो सुंदर चीजें हैं, वो जो एक पाल है, एक कवर है, एक प्रकार का उदासी का, उसको सुंदर चीजें क्या करती हैं, हटा देती हैं। नेचर इज अ कंस्टेंट सोर्स, प्रकृति एक कंटिन्यू पक्का सोर्स है, माध्यम है, ऑफ हैप्पीनेस फॉर ह्यूमन बींग्स, मनुष्य की हैप्पीनेस के लिए, मनुष्य की खुशी के लिए। द ब्यूटीफुल थिंग्स आर शीप, भोले भाले प्राणी हैं शीप। डैफोडिल्स, नरगिस के फूल हैं। क्लियर स्ट्रीम, साफ सुथरी बहती नदियां, झरने। मस्क रोजेस, बड़े बड़े जंगली गुलाब के फूल हैं। एंड फॉरेस्ट थिकेस्ट, और जो जंगल हैं वो बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है, वो सब चीजें बहुत सुंदर हैं। दीज थिंग्स सूद एंड मेक अस हैप्पी, ये चीजें हमें आरामदायक बनाती हैं और हमें सूद करती हैं, लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। स्टोरीज ऑफ द हीरोज who have died in war are also things of beauty, के जो वस्तुएं हैं, कहानियां हैं, जो हमारे हीरो के बारे में कहानियां हैं, ग्रेट हीरोज, मार्टायर्स, शहीद जो हुए हैं, उनकी कहानियां हैं, उनसे भी हम एक प्रकार के प्राइड से भर जाते हैं और हमें जीने का बहुत आनंद आता है। और जो किसी वार में या देश के लिए या उन्होंने अपने आप को किसी की भलाई के लिए न्यौछावर किया है, वो भी चीज हमें एक सूदिंग इफेक्ट देती है। बट द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर लवलियर देन ऑल द लवली टेल्स, लेकिन प्रकृति की जो सुंदरता है वो बाकी सब जितनी कहानियां सुंदरता के बारे में हमने सुनी हैं उनसे कहीं ज्यादा है। एंड आर लाइक द इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन, और ये एक प्रकार का अनश्वरीय ड्रिंक है, अमृत है, जो हमारे ऊपर आसमान से, मतलब प्रकृति की गोद से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है। द मेन पॉइंट्स वी रेड, और आप ये पॉइंट्स अच्छे से लर्न करते हैं और इन्हीं का एक पैराग्राफ बना के लिखते हैं तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर द थीम और समरी। द थीम ऑफ द पॉइंट: अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज treasured in our mind because it provides us eternal and everlasting joy। जो सुंदर चीजें होती हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, हमारे दिमाग का जो अच्छाई का, लवलीनेस का जो खजाना है वो भर जाता है, और फिर इससे हमें एक एवरलास्टिंग, इंटरनल, कंप्लीट, पूर्ण और अंदरूनी और एवरलास्टिंग और सदा रहने वाला एक आनंद हमें मिलता है। दिस हैप्पीनेस नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, ये जो हैप्पीनेस है ब्यूटीफुल चीजों से जो हमें मिलती है वो कभी शून्य में नहीं जाती, बट इट मल्टीप्लाइज व्हेन एवर इट फ्लैशेज इन आवर माइंड। लेकिन जब वो सुंदर चीजें हमारे दिमाग में फिर आती हैं, याद हम उनको करते हैं, रिपीट करते हैं, या उनका एहसास महसूस करते हैं, तो जो सुंदरता है उनकी और जो हमारी हैप्पीनेस है वो कई गुना इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। समथिंग ऑफ ब्यूटी, अब कुछ चीजें हैं सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ चीजें जो पोएम में पोएट ने, जॉन कीट ने डिस्क्राइब की हैं। द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डीप फॉरेस्ट, शीप अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, और डैफोडिल्स, क्लियर रेल्स, मतलब छोटे छोटे झरने, छोटी छोटी नदियां। फॉरेस्ट ब्रेक, थिक मास ऑफ फर्न, जंगल के अंदर जो गहरा जो ग्रीनरी है, वेजिटेशन है। मस्क रोजेज हैं, लवली टेल्स ऑफ माइटी डेड, महान जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कहानियां। दे आर लाइक अ ब्लेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम हेवन, ये हमारे ऊपर प्रकृति का वरदान है। पोरिंग ऑन टू अस लाइक एन इमोर्टल ब्रॉक, हमारे ऊपर एक अनश्वरीय जो एक ड्रिंक है, अमृत है, उसकी तरह हमारे ऊपर इसको पोर किया जा रहा है, उड़ेला जा रहा है, और उससे हम अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जी रहे हैं।
लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, कुछ चीजों की लिस्ट जो हमारे लिए दुखों का कारण बनती हैं। डिजायर टू ऑफेंड अदर्स, दूसरों को निराश करने की हमारे मन में इच्छा रहती है। होपलेसनेस, कभी हम निराश हो जाते हैं। लैक ऑफ नोबल मैन, जमीन के ऊपर अच्छे लोगों की कमी। बैड हेल्थ, हमारा बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य। अनहैप्पीनेस, हमारी उदासी। एंड ग्लूम, और हमारी निराशा, निराशा का अंधेरा। ये सब चीजें हमें क्या करती हैं, परेशान करती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू दी एमसीक्यूज। तो ये जो एमसीक्यूज हैं आपको ये पोएम के जो है स्टैंजा वाइज आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, it will never pass into nothingness, but still will keep our power quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. The name of the poem of the above line, ऊपर की जो लाइनें हैं उनका कौन सी पोएम से ली गई हैं? तो दैट इज राइट आंसर विल बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नेम द पोएट, नेम ऑफ द पोएट ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स। व्हाट अ जॉय फॉर एवर, कौन सी चीज का सदा आनंद होता है? थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम मतलब आपको लास्ट के जो वर्ड हैं, साउंड वर्ड, वो आपको देखने होते हैं। तो इस पोएम की जो राइम स्कीम है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, दैट इज AABBC। दिस इज द राइम स्कीम, AABB। मैं आपको बता दूं होता कैसे है राइम स्कीम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एंड द लास्ट नेवर। फर्स्ट को हमेशा ए कंसीडर किया जाता है, अगर उसका मिलता जुलता साउंड है तो उसको भी ए मानेंगे, और अगली लाइन में अगर डिफरेंट साउंड है तो आप उसको बी मानेंगे। फॉर एवर, नेवर, कीप, स्लीप, दिस इज बी, एंड कीप एंड स्लीप, तो इसको भी हम बी कहेंगे, AABB। ये बिल्कुल अलग है। ब्रीदिंग, डिफरेंट साउंड है, फिफ्थ जो लाइन है उसका साउंड बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको हम क्या मानेंगे? सी मानेंगे। तो इसका राइम स्कीम AABBC। तो आप इसका जाइए उस क्वेश्चन पे, AABBC। व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, क्या है जो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाएगा? तो आप इसके अंदर देखें, ब्यूटी, सुंदरता है जो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती। व्हाट इज ब्यूटी एसोसिएट विद, सुंदरता को किन चीजों के साथ एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, स्लीप विद स्वीट ड्रीम, अच्छे सपने, अच्छी नींद। एक ये इसके अंदर आपको दिया गया है। और नेक्स्ट वन है, दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स लॉन्ग पोएम। ये आ सकता है आपको पेपर में, इसको जॉन कीट्स की कौन सी लंबी पोएम, जो बड़ी पोएम है उसमें से लिया गया है? दैट इज एंडेमियन, अ पोएटिक रोमांस, इसमें से ये के पोएम का एक्सेप्ट लिया गया है। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज, तो कौन सा वर्ड है इसके अंदर जिसका नाम क्लस्टर ऑफ ट्रीज जो रखा गया? दैट इज बोवो, ये वर्ड है, इसका मीनिंग है पेड़ों का एक झुंड या गुच्छा। तो विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स पीसफुल, इस स्टैंजा में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है पीसफुल? दैट इज क्वाइट। Therefore, on every morrow we are raising a flowery band to bind us to the earth. हर सुबह हम बंधे हुए हैं अपने आप को लेकर इस अर्थ के साथ, उम्मीदों का हम जो गुलदस्ता है वो इकट्ठा करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द ह्यूमन अर्थ, मनुष्य की कमियों के बावजूद। नो ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, इस प्रकृति में तो नोबल नेचर वो नहीं है मनुष्य का नेचर के प्रति, और डेज बड़े निराशा भरे हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, रास्ते बड़े अनहेल्दी हैं, ओवर डार्कन हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग, जिसके ऊपर हमें चलना है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, समाधान करना है उनका। तो व्हाट आर वी डूइंग एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह क्या कर रहे हैं? हम हर सुबह उम्मीदों के गुलदस्ते इकट्ठे कर रहे हैं, फ्लावरी बैंड। तो द राइट ऑप्शन विल बी बी। व्हाट बाइंड्स अस टू द अर्थ, क्या चीज है जो हमें धरती से बांधे रखती है? वो है सुंदरती, थिंग ऑफ ब्यूटी, सी। वाई वी ब्रीथ अ
गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग, हम हर रोज फूलों की माला, फूलों के जो गुलदस्ते हैं उनको क्यों इकट्ठे करते हैं? तो राइट आंसर बी होगा, टू बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ अर्थ, ताकि हम धरती की सुंदरता से जुड़े रहें, जीवन को अच्छे से जीते रहें, निराश होकर जीवन नहीं जिया जा सकता। व्हाट डर्थ डज द पोएट टॉक अबाउट, पोएट कौन सी डर्थ जो है कमी है उसके बारे में बात करते हैं? ग्लूमी डेज, निराशा भरे दिन, ऑफ प्लीजेंट डेज, खुश भरे दिन, ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर की बात है, या फिर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, या फिर ब्यूटीफुल थिंग्स की बातें करता है पोएट। तो यहाँ पे वो कमी किसकी है? नोबल नेचर की कमी है, डर्थ, दिस इज द डर्थ। गुड नेचर फॉर ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स नेचर, इट इज द डर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कॉज सफरिंग एंड पेन, कौन सी चीजें हैं जो सफरिंग और पेन का कारण बनती हैं? डिस्पेयर, निराशा, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, लैक ऑफ नोबल नेचर, ऑल दी अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल दी अबव, डी आंसर है इसका, ऑल दी अबव। और विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स शॉर्टेज, किस वर्ड का मतलब है यहाँ पे शॉर्टेज? दैट इज कमी होना, ऑब्वियस की बात अभी पढ़ा हमने, ऑप्शन सी, दैट इज डर्थ। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स डिस्पेयर, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है डिस्पेयर? तो हियर ऑप्शन ए, डिस्पोडेंस, निराशा, डिस्पेयर मीन निराशा। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स सैड, इसमें कौन सा है सैड मीन? ग्लूमी, दैट इज सैड। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीजों के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, सुंदरता की कुछ चीजें निराशा का कवर उठाती हैं, हटा देती हैं। फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट, हमारी उदास भरी सोच से, लाइफ से। सच द सन, जैसे कि सूर्य है, मून चांद है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े वृक्ष। स्प्राउटिंग आ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, जो अपना जो शेडी जो बून है, जो एक वरदान है सभी जानवरों के लिए और भेड़ों के लिए जो बनाते हैं पेड़ पौधे। और सच आर डैफोडिल्स, कुछ नरगिस के फूल हैं, ऐसा ही। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ऐसा एक संसार हरा भरा जिसमें वो रहते हैं। एंड क्लियर रेल्स, और साफ सुथरी नदियां, झरने पानी के जिसके अंदर वो होते हैं किनारे पे। दैट फॉर देमसेल्फ, जो अपने लिए कूलिंग कवर्ट में एक ठंडा कवर अपने लिए बना लेते हैं। रेंट द हॉट सीजन अगेंस्ट, इट मीन्स अगेंस्ट, गर्म सीजन के विरुद्ध वो क्या करते हैं कि अपने लिए कवर, पानी का ठंडा एरिया तैयार कर लेते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास, बड़ी सुंदर एक खुशबू जो है बड़े जो जंगली गुलाब हैं, रोज है, उनकी आती है, और वो खिले हुए होते हैं जंगल के अंदर। तो इसमें यहाँ पे बताया है कि पेड़ पौधे हैं वो जानवरों के लिए, पंछियों के लिए कोई उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कितनी अच्छी चीजें हैं वो। सूरज चांद रोज आते हैं हमारी निराशा के अगेंस्ट, हमें वो आंसर देते हैं कि देखो, बी पंक्चुअल, डोंट लीव योर वर्च्यू दैट यू हैव, आप अपनी कमी ना छोड़ें, अपने अंदर कोई कमी ना छोड़ें, और आपका जो गुण है उसको हमेशा बनाए रखें। तो लेट्स गो टू द एमसीक्यूज। व्हाट मूव्स अवे द पाल, क्या चीज है जो हमारी जिंदगी से निराशा को हटा देती है? तो दैट ऑप्शन इज ए, राइट आंसर, थिंक ऑफ ब्यूटी, ये हमारे ऊपर से सभी निराशाओं को हटा देती है। Where does the phrase in spite of all refer to, जो फ्रेज है वाक्यांश, ये किस चीज को बताता है? इन स्पाइट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है? इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब ट्रबल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कहा गया इन सब चीजों के बावजूद। What example does the poet give for some shape of beauty, some shape of beauty के लिए पोएट क्या एग्जाम्पल देते हैं? तो यहाँ पे आप पढ़े इनको, द सन, ट्रीज यंग एंड ओल्ड, और द मून। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबव, ये सभी पोएम के अंदर पढ़ा है हमने। तो व्हाट इज फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद, जो फॉरेस्ट ब्रेक है किस चीज से भरा हुआ है वो? क्वेश्चन नंबर 4। तो स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम, ये इसका राइट आंसर आएगा। तो जो ब्रेक है, जंगल है, झाड़ियां जो है वो सब कुछ, और नदी जो है वहां पे उसके आसपास जंगली बड़े गुलाब उगे हुए हैं। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन कवर, कौन सा वर्ड है स्टैंजा के अंदर? दैट इज कवर्ड, वी रेड। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स ब्लेसिंग, स्टैंजा में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है ब्लेसिंग?
पाल, बून, रिल, स्प्रिट। तो आप देखें इसके अंदर विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स ब्लेसिंग। स्प्रिट है ब्लेसिंग, या पाल है, या बून है, या रिल है। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है ये थर्ड स्टैंजा का, तो इसको आप ध्यान से करना है आपको। तो स्टैंजा थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, तो इट्स बून। द राइट आंसर इज बून, मीनिंग। 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी नॉट 5, 6। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स शेल्टर। कौन सा वर्ड इसके अंदर है जिसका मतलब है शेल्टर। शेल्टर मीन आश्रय, अपने ऊपर छत बनाना, दैट इज कवर्ड। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स स्ट्रीम्स। स्टैंजा में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब स्ट्रीम्स, नदियां, दैट इज रिल्स। कई वर्ड्स आपको ऑप्शन के, इन क्वेश्चन के ऑप्शन में वही वर्ड घूमते हुए मिलेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन सम शेप, सिंपल, शीट, कूलिंग, कवर्ड। कौन सी डिवाइस यूज की गई है, अलिट्रेशन, जब बार बार एक ही लेटर हर वर्ड के साथ या दो या दो से ज्यादा वर्ड के साथ यूज होता है, दैट इज अलिट्रेशन एंड इट इज कॉल्ड अनुप्रास इन हिंदी। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी जेट। ऐसी ही जो शान है, जो कहानियां हैं, जो हमारे माइंड के अंदर प्राउड फील करवा देती हैं हमें, वो महान शहीदों की हैं या महान लोगों की है, जो हमने कभी सुनी है या हमने कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। सभी सुंदर कहानियां जो हमने कभी पढ़ी या सुनी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ये एक इमोर्टल जो ड्रिंक है उसका एक फाउंटेन है, झरना है, हमेशा हमारे ऊपर चलता रहता है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। ब्रिंक होता है किनारा, यहाँ हेवन, हेवन मीन नॉट स्वर्ग, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू हेवन। आसमान से सूरज, चांद, सितारे, हवा सब इस छतरी के, इस छत के नीचे हमें हमारे ऊपर उड़ेली जा रही है। वट ग्रैंडर एज द पोएट टॉकिंग ऑफ। कौन सी जो शान है जिसकी जो पोएट है वो हमारे सामने बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन 1 दैट इज ग्रैंडर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो इसकी बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वट लवली टेल्स डज द पोएट टॉक ऑफ। कौन सी जो लवली टेल हैं जो पोएट है वो टॉक करते हैं, बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, ही टॉक्स ऑफ ग्रेट मिथ, महान कहानियां जो पुरानी पौराणिक हैं। टेल ऑफ माइटी डेड, महान लोगों की कहानियां। टेल्स ऑफ ओल्डन डेज, यहाँ ऑल दी अबव का आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमेजिनरी टेल्स। जो काल्पनिक कहानियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो अब हमें बहुत सारा आनंद देती हैं। गिव अस लॉट ऑफ जॉय। बी ऑप्शन, सी, सॉरी इसका सी आंसर इसका आएगा, लॉट ऑफ जॉय। दे गिव अस लॉट ऑफ जॉय, राइट आंसर इज सी। What does the poet call the beautiful things? पोएट ब्यूटीफुल थिंग्स किन को कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप जाएंगे तो इसका आंसर सी आएगा, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ अ मोटर ड्रिंक। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स स्प्लेंडर। इस वर्ड स्टैंजा में कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग स्प्लेंडर है, दैट इज ग्रैंडर, ग्रैंडर। ए। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स डर्थ। स्टैंजा में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब डर्थ है, दैट इज doom, option C. Its right option is C. Which word in the stanza mean powerful? इस stanza में लास्ट में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है पावरफुल, तो it is D, mighty. तो which word in the stanza means as, कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है as, किनारा, तो its answer is B, brink. तो अब हमने हमारी पॉइंट द थिंग ऑफ ब्यूटी इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो जितने एमसीक्यूज आपको बताए गए हैं जिनको आप अच्छे से केयरफुली पढ़ें, इनको ध्यान दें, और इनमें से ही मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे। तो आप अपने बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी, कहानी के बेसिस पे भी आप अपने एमसीक्यूज बनाएं अच्छे से, और टेक्स्ट को डीपली पढ़ें।
और फिर अपने एमसीक्यूज और प्रिपेयर करें। और एज आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, आपको कुछ क्लास में आपको करवाए होंगे, उनको भी अच्छे से करें। और अपने पोएम का नाम अच्छे से याद करें, लेसन का, राइटर का, सभी करेक्टर्स का, और व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ वन करेक्टर टू द अनदर, उनके क्या रिलेशन हैं और कौन किसको क्या बात कहता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से करें। और जो नेक्स्ट जो आज टॉपिक आप अपने सेट 2 में अभी फेस करेंगे, दैट इज नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन क्या है? दो लोगों की बातचीत आपस में लोग कर रहे हैं, उनमें से फिर एक व्यक्ति उस बातचीत को उसको ना बताकर किसी और व्यक्ति को बताता है, तो उसको करते समय कुछ चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे कहता है द वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन 2 वेज। किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को 2 तरीके से बताया जा सकता है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या होती है? द वर्ड्स एक्चुअली यूज्ड बाय द स्पीकर आर कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर जो शब्द यूज करता है बोलने वाला, उन शब्दों को डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और दीज वर्ड्स आर पुट विद इन इन्वर्टेड कोमास। इन शब्दों को इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, शीना सैड, ये शीना ने कहा, और क्या कहा था? वो ये वर्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी। और इनको कहाँ रखा गया है? ये देख सकते हैं आप, कोमास के अंदर रखा गया है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर डू नॉट रिप्रोड्यूस। हम जैसे शब्द उसने कहे हैं उनको एज इट इज नहीं बोला जाता। वी रिपोर्ट इट आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस। हम इन वर्ड्स को दूसरों को बताते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम चेंज करते हैं। नो इन्वर्टेड कोमास आर यूज्ड हियर। जब हम वो शब्द बोलते हैं, मेरे को किसी ने कोई शब्द कहे थे, वही उसके कहे हुए शब्द मैं किसी को आगे बता रहा हूं, तो हम कोमा का यूज नहीं करते और कुछ चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो हमने ऊपर देखो ये कहा था, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी। तो शीना टोल्ड, हेड को हमने टोल्ड कर दिया, दैट शी को में हटा के हमने दैट लगाया, शी वॉज फॉन्ड ऑफ कॉफी। तो यहाँ पे हमने आई की जगह क्या कर दिया? शी कर दी। तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कोमास आर यूज्ड, उसमें कोमास को यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच बाय अ कोमा। एक कोमा से उसको रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को अलग किया जाता है। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं चेंज होता, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कोमास आर नॉट यूज्ड। इन्वर्टेड कोमास को यूज नहीं किया जाता। कोमा इज रिमूव्ड एंड कंजक्शन इज यूज्ड। कोमा को हटा दिया जाता है, कोमास को हटाकर उसकी जगह दैट, इफ, वट, इनमें से कोई भी कंजक्शन यूज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन रिपोर्टेड स्पीच टेंस इज चेंज अकॉर्डिंग टू रूल। और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसको रूल के अकॉर्डिंग जो टेंस है उनको चेंज कर दिया जाता है। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज हो, तो उनको चेंज कर दिया जाता है पास्ट सिंपल में। फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म एस है तो V2 में चेंज हो जाएगी, डू डज हैं तो डिड में चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज MRV1 है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, इज MRV1 में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, हैव V3 है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड V3 में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर वॉज, वर, V1 दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। विल अगर आपको दिया है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन है तो कुड में चेंज हो जाएगा, मे है तो माइट में चेंज होगा, और मस्ट है तो हैड टू में चेंज होगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं। उसके बाद कुछ ऐसे चेंजेस हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो वो आपकी बुक्स में बड़े अच्छे से दिया गया है, आप वहां से उनको स्टडी करेंगे। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, आप अपनी वीडियो में मेरे बोले के अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लेना। कुछ चेंजेस होते हैं, दिस दैट में बदलता है, हेयर देयर में बदलता है, नाउ देन में बदलता है, दीज दोज में बदलता है, टुडे दैट डे में बदलता है, दिस डे दैट डे में बदलता है, टुमारो द नेक्स्ट डे,
कमिंग डे द फॉलोइंग डे, लास्ट एगो में बदलता है, एगो बिफोर में बदलता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलता है। तो इस तरह के कुछ चेंजेस जो हैं वो भी होते हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं कि किस प्रकार की आपको जो नरेशन है आपके पेपर में मिल सकता है। एक और फार्मूला है इसमें, पर्सन जो बोलने वाला होता है, आई एंड वी, वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। जिसके साथ हम बात कर रहे हैं मीन यू, दैट इज सेकंड पर्सन। और जिसकी हम बात कर रहे हैं, ही, शी, दे, इट, इनको हम और किसी का नाम, ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आर, अस किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन यू, योर, यू ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच जो दी जाती है इसका सब्जेक्ट आई है। इसका अगर सब्जेक्ट देखें आप, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो ये सब्जेक्ट है इसका रिपोर्टेड स्पीच में। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अगर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं और इसके अनुसार बदलते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं यहाँ से। तो फर्स्ट पर्सन जो है, जैसे ये आया है फर्स्ट पर्सन आए, तो इसमें ये है शीना, तो आए है शीना के अनुसार बदलेगा। तो शीना एक लड़की है, तो हमने देखो यहीं पे इसका जो आंसर लिखा था उसमें हमने टोल्ड दैट शीना, शीना को हमने शी कर दिया था। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको चेंज किया था। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। सेकंड पर्सन इसमें नहीं है ऑब्जेक्ट, अगर होता तो उससे बदलते हैं। तो इस तरीके से उनको चेंज किया जाता है। और जो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, देयर, देम, नेम, ये कभी चेंज नहीं होते। तो फर्स्ट रूल आप देख लीजिए। अगर आपको ये बताया गया है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी शुरू का जो सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? ये वाला आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये एरिया। ये तो पास्ट में है, लेकिन उसने बताया है अगर वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आप टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का उसको चेंज नहीं करते। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखेंगे, पास्ट है तो पास्ट रखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप, और SON का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, उसको यूज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट से, और थर्ड नो चेंज। तो ही सेज आई एम 10 years old, ये देखो ये प्रेजेंट टेंस है, सेज कहा, आई एम 10 years old। तो आई एम, इसका देखो आंसर देखो, ही सेज को सेज रखा, कोमा हटा के दैट लगाया। अब आए, ये चेंज होगा पर्सन, हमने बताया SON का तरीका एज इट इज चेंज होता रहेगा। आए फर्स्ट पर्सन है, शी से बदलेगा तो शी हो जाएगा शी। अब यहाँ एम था, आई था इसलिए एम था, शी हो गया तो इज आ जाएगा, शी इज 10 years old। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इज कर दिया हमने, ना कि वॉज किया, मतलब टेंस चेंज नहीं किया हमने, उसको एज इट इज ही रखा। तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा इसमें है कि इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौमिक सत्य मिलता है, कोई प्रोवर्ब मिलती है, कोई हैबिचुअल एक्शन मिलता है, हिस्टोरिकल फैक्ट मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसका टेंस भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो वो भी, उसका भी टेंस जो है एज इट इज रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो अभी मैं आपको एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ। ही सेड यूनियन स्ट्रेंथ, उसने कहा कि एकता में बल है, और ये सच्ची बात है और यूनिवर्सल है ये बात। तो ही सेड कहा, कॉमे की जगह दैट लगा, और बाकी एज इट इज हमने रख दिया यूनियन स्ट्रेंथ, और यहाँ भी हमने देखा यूनियन स्ट्रेंथ। ये एक्सरसाइज है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ चेंज इन टेंस। टेंस में जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करेंगे, अगर वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है। जैसे ये देखो सेड, इट इज नॉट से और सेज, ये सेड है। यू सेड ही इज अ गुड बॉय, इसका आंसर देखो, यू सेड दैट, सेड को सेड टू होता तो टोल्ड कर देते हैं, यहाँ सेड है, तो यू सेड को में हटा के दैट लगाया। अब ही थर्ड पर्सन है, हमने बताया SON, एन मतलब नो चेंज, कौन से? थर्ड पर्सन, वो चेंज नहीं होते, तो ही। अब हमने कहा था इज MR हो तो वो वॉज वर हो जाएगा, तो यहाँ इज का वॉज कर दिया हमने। तो ही इज अ गुड बॉय, उसको हमने चेंज किया, यू सेड दैट ही वॉज अ
गुड बॉय। यहाँ एक्सरसाइज है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपको दिया है दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें दिया है इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको आप उनकी जगह इफ या वेदर में से एक लगाएंगे। जैसे सेड टू को जो चेंज करना है उसको आस्कर या इंक्वायर्ड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, या अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस। इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विद डब्ल्यूएच फैमिली। अगर इंटेरोगेटिव प्रश्न वाले वाक्य है डब्ल्यूएच फैमिली से शुरू होते हैं, ये वाले वर्ड है उसमें, अगर हु, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, हाउ, अगर ये वर्ड उनके अंदर हैं तो इनको हम डब्ल्यूएच जो वर्ड हैं, ये देखो डब्ल्यूएच जो वर्ड्स हैं इनको हम एज इट इज यूज करते हैं, कोमा की जगह, इनको नहीं हटाते। जैसे देखो ही सेड टू मी हु टीचेस यू इंग्लिश, तो ही, देखो इसका आंसर देखो, ही आस्क्ड मी हु टॉट मी इंग्लिश। हमने क्वेश्चन मार्क था इसलिए सेड टू को हमने आस्क्ड किया, और कोमे हटाए हमने, और कोमास को हटाएंगे तो डब्ल्यूएच फैमिली हो तो डब्ल्यूएच फैमिली को ही रखा जाता है। और फर्स्ट फॉर्म हमने बताया था हो प्रेजेंट डेफिनेट हो तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाता है, यहाँ टॉट हो गया। यू सेकंड पर्सन है, ये बदल गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी था यहाँ पे मी इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। आप इस एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस which start with the first form of the verb, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। जैसे सेड टू चेंज इन टू, जब सेड टू हो तो उसको चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइस्ड में। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास उसको हटाते हैं टू का प्रयोग करते हैं, और SON का फॉर्मूला एज इट इज फॉलो किया जाता है। ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट से शुरू है। तो ही एडवाइज्ड, यहाँ पे किसी को सलाह दी जा रही, ही एडवाइज्ड मी डू नॉट टू स्मोक। डू नॉट हो तो नॉट टू हो जाता है, इसको ध्यान रखें आप। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। यूज ऑफ लेट अस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो एग्जाम्पल हैं। फादर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले, फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले। जब आप किसी को, आपको कोई प्रपोजल किया जाता है, जैसे वी यूज लेट अस एज अ प्रपोजल, लेट अस को एक प्रपोजल के लिए या सजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो इसको, मोहन सेड कम लेट अस प्ले, मोहन ने कहा कि आओ खेलते हैं। मोहन प्रपोज दैट वी शुड प्ले, तो लेट की जगह शुड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज है, कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक नरेशन के लिए हम अलग से भी एक सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे इस टॉपिक को, जिसमें कि पूरी डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपके सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको पढ़ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, वंडर। सेट टू, अगर आपको सेट टू दिया है तो उसमें अगर आनंद वाली बात है, हुर्रा वाली बात है, तो आप एक्सक्लेम विद जॉय लगाएंगे। अल्लास है, ओहो है, आहा है, तो आप एक्सक्लेम विद सोरो यूज करेंगे। और हैरानी वाली बात है तो आप एक्सक्लेम विद वंडर यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। द ओल्ड मैन सेड अलास आई एम रेन्ड, दुख की बात है अल्लास, तो यहाँ आएगा द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज रेन्ड। बाकी टेंस को चेंज करने का फॉर्मूला एज इट इज यूज किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे होता द ओल्ड मैन सेड हुर्रा आई हैव गॉट माई मनी, तो यहाँ हो जाता द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्ड विद जॉय, बाकी रूल वही रहते। तो आप एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। द वर्ड्स टू रिमेंबर, कौन से वर्ड्स आपको याद करने हैं? आहा, हा, हुर्रा, ये जॉय को बताते हैं, आनंद की बातों को बताते हैं, खुशी वाली बातों को। अल्लास, आहा, ये पेन को शो करते हैं, दर्द को, दुख को। और उसके बाद ओ, व्हाट, ये सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं, हैरानी को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, विश, प्रे और बिड। सेड टू चेंज इनटू विश्ड एंड प्रेड। सेड टू हो तो उसको विश्ड या प्रेड में चेंज करते हैं। जैसे कि इन्वर्टेड कॉमास दिए हो तो उनकी जगह दैट लगाते हैं। तो इसके लिए आपको इन एक्सरसाइज के साथ, और यहाँ पे देखो उन एक्सरसाइज की मैं आंसर की आपको देकर जा रहा हूँ साथ। एक्सरसाइज फर्स्ट उसकी आंसर की है,
एक्सरसाइज सेकंड, उसकी आंसर की आपको दी जा रही है। थर्ड एक्सरसाइज की आंसर की है, फोर्थ की आंसर की देकर जा रहे हैं। आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपनी आंसर की एक्सरसाइज के साथ मैच करें। फिर एक्सरसाइज फिफ्थ है, एक्सरसाइज सिक्स एंड एक्सरसाइज सेवन। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्सरसाइज दिए जा रहा हूँ साथ, और उनके साथ आपको आंसर की भी दिए जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करें। तो आई होप कि आपने वो सफिशिएंट मटेरियल आपको मिल गया होगा जिसकी हमें उम्मीद है कि आपके सेट में आप उसको फेस करेंगे और आप अच्छे से यू आर गोइंग टू डू दैट वेल एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट्स इन फ्लाइंग कलर। थैंक्स अ लॉट। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अवतार शर्मा रतिया को, और जो आप चाहते हैं मटेरियल उसकी डिमांड करें और वो हम उसको प्रिपेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। आप सभी ने आज अंग्रेज़ी की जो कक्षा आपके लिए हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की गई थी उसमें उसका भरपूर लाभ उठाया होगा, और ये आपकी 4 तारीख की परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और जो आपका एक पाठ रह गया है, द एनिमी द विस्टास, जो आपकी बुक है उसमें से, तो उसके लिए आपके लिए कक्षा कल इसी समय आयोजित की जाएगी। तो आप चैनल से अवश्य जुड़िएगा ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। और इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारी कक्षाएं हैं, कक्षा 10वीं है, विशेष तौर पर जो बोर्ड की कक्षाएं हैं, और 9वीं कक्षा की जो हिंदी विषय की परीक्षा भी होनी है, उनसे संबंधित कक्षाओं का आयोजन भी इसी मंच के माध्यम से किया जाएगा। तो आप जो विद्यार्थी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो उनसे हमारा आग्रह है कि एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ये आपके लाभ के लिए है, ताकि आपको इसकी समय रहते सूचना मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय एक अन्य कक्षा के साथ। जो भाग आपका रह गया है अंग्रेज़ी विषय का, उसको पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।